मैं डॉक्टर अजीत कुमार सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ। मैं आज बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए जो स्रोत प्रयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, साहित्यिक तथा पुरातात्विक। इस वीडियो में मुख्यतः हम साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, धार्मिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में चार वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं, और इन वेदों के अध्ययन के लिए जो भी वेदांगों की रचना की, जिसे हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद तथा ज्योतिष करते हैं, तथा इन वेदों पे बहुत सारे विद्वानों ने टीकाएं लिखी जिन्हें स्मृति साहित्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति के अलावा याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि विद्वानों ने भी स्मृति की रचना की। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा रामायण और पुराणों का भी अध्ययन किया जाता है। महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है। रामायण की रचना मुख्यतः वाल्मीकि को माना जाता है। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 बताई गई है, जिसमें मत्स्य, मार्कंडेय, विष्णु, वायु, ब्राह्मण तथा गरुड़ पुराण प्रमुख हैं। इन पुराणों के माध्यम से हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में हमें मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ का मूल त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा विदंग पिटक, जिसमें सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के वचनों तथा धार्मिक विचारों को शामिल किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों तथा विदंग में गूढ़ बौद्ध दर्श का विवेचन किया गया है। इन तीन मुख्यतः पिटकों के अलावा भी हमें जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश और बहुत सारे साहित्य से भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक उचित मार्ग या उचित स्रोत दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जैन ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो जैन ग्रंथों का मुख्यतः संकलन ईसा की 6ठी सदी के आसपास हुआ। इसमें मुख्यतः भगवती सूत्र प्रमुख है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त भद्रबाहु चरित का, हेमचंद्र कृत प्रशिष्ट पर्वन, हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा तथा जीन सिंह के आदि पुराण तथा गुरुभद्र के उत्तरपराग जैसे ग्रंथ भी जैन ग्रंथ के रूप में फेमस हैं। धार्मिक साहित्य के अलावा जब हम लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी कथा, सोमदेव के कथा सरित सागर, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालिकार्णिक, बाणभट्ट का हरिश्चरित्र, वाकपति का गौरव, पद्मगुप्त का नवसंसार चरित, संध्याकृत नंदीकृत रामचरित, बिल्हर का विक्रमादित्य चरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, ये सभी जो गैर धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक अच्छा विवरण प्राप्त होता है। दक्षिण भारत के इतिहास की जब बात करेंगे तो उसका सबसे प्रमुख स्रोत संगम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम चोल, चेर तथा पांड्य राजाओं के इतिहास तथा उस काल की सामाजिक गतिविधियों का व्यापक वर्णन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण का भी अपना एक महत्व है, जिसमें ग्रीक से आए हुए विदेशी विद्वान जैसे डायमेकस, हेनसांग, फाया, और चीनी विद्वान के रूप में चर्चा किया जाएगा तो फाइवान, हेनसांग, सुंगीन, इत्सिंग जैसे यात्रियों के विवरण का व्यापक महत्व है। तथा अरब लेखकों जो 6ठी सदी ईस्वी के आसपास आए थे, जिससे पूर्व मध्यकाल भारत के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है, जिसमें अल-मसूदी, सुलेमान तथा अल-बुर्नी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन सभी साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इन पुस्तकों का विवरण हमें कुछ अन्य पुस्तकों में मिलता है, जिन्हें हम प्राथमिक स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं।